हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए, या फिर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्जाम के लिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम के लिए, कुल मिलाकर जहां भी ये जो टॉपिक जो मैं भी आपको वन शॉट कह लीजिए गन शॉट में कराने वाला हूं, है ना, इसके बाद ये जो टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं इस वन शॉट में, और ये टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है वो आपको पता होगा, देन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो भी चीज़ कराऊंगा वो डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो वही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है, आपके जैसे ही और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इतना सा काम मेरा जरूर आप कर देना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स जो आपने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, जिसके अंदर आप एटॉम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग मॉडल्स के बारे में आप लोग डिस्कस करते हैं, चाहे वो रदरफोर्ड का मॉडल हो, चाहे वो बोर्स मॉडल हो, उनके जो फॉर्मूला आते हैं उनको देखते हैं, उनके ऊपर आप क्वेश्चंस करते हैं। तो वही चीजें हम यहाँ पर एक अगले 1 से 1.5 घंटे में करने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो एग्जाम में आने वाले हों, और जो थ्योरी भी हम कवर करेंगे वो ऐसी होगी जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट हो सके, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये छोटी छोटी बातें नहीं करूंगा कि एटम सबसे छोटी इकाई है और उसको कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, नहीं, मैं डायरेक्ट बात करूंगा स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल से। रदरफोर्ड के जो अजम्पशन थे, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, वहां से हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे अपनी। तो सबसे पहले स्कैटरिंग का जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आप लोगों ने पढ़ा है, रदरफोर्ड ने किया था। ये इसका यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है कि एक गोल्ड फॉइल होती है, उसके ऊपर जो एक कॉलिमिनेटर है वहां से एक अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई जाती है। कुछ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल में से एक सीधा निकलता है, बाकी घूमकर वापस आ जाता है, बाकी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इस तरह की कुछ कहानियां चलती हैं, हमने पढ़ा है। इसका जो मेन रिजल्ट आता है वो आता है कि यहाँ पर हमें ये पूछा जाता है, एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा सबने कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, है ना। एक फॉर्मूला सीधा सीधा पूछा जाता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड थ्रू एंगल थीटा। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड थ्रू एंगल थीटा, ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एन का मतलब है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, ये प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर के। जेड जो है यहाँ पर वो एटॉमिक नंबर है टारगेट का, टारगेट जिससे टकराएगा, तो टारगेट का एटॉमिक नंबर है। के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी और थीटा का मतलब है स्कैटर्ड एंगल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला से आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, n इज प्रोपोर्शनल टू 1 sin पावर 4 थीटा बाई 2। आपको थीटा की 2 वैल्यू दी होंगी, n1 दिया होगा, n2 आपसे पूछा जाएगा, तो वो इस फॉर्मूला से आपको हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला से 3-4 तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक डिफ्लेक्शन एंगल या स्कैटर्ड एंगल आपको दे दिया जाए, एक केस में आपको एटॉमिक नंबर है वो वेरी करा दिया जाए, एक केस में आपको जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेरी करा दी जाए। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड थ्रू एंगल थीटा। मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड थ्रू एंगल थीटा, थ्रू एंगल थीटा। थीटा एंगल से जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं उनका नंबर। ठीक है, एक तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जब भी रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल की बात होगी। दूसरा एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे ही जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, तो जब वो न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 100% कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अप्रोच में, है ना। म्यूचुअल इंटरेक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें 100% कन्वर्ट हो जाएगी। म्यूचुअल इंटरेक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके अंदर वो 100% कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ½ mv² जो है ये बन गया काइनेटिक एनर्जी, और ये जो बन गई म्यूचुअल इंटरेक्शन की जो है पोटेंशियल एनर्जी Z और इंटू 2e। तो ये जो है यहाँ पर Z है हमारे पास एटॉमिक नंबर, E जो है वो जो हमारे पास ZE बेसिकली मैं इसको बोलूँगा, ये टारगेट का चार्ज है। 2e जो चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। तो Q1 Q2 फॉर्मूला ये होता है ना, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो वो फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ से हमने r का फॉर्मूला बना लिया।
इसका फॉर्मूला बना लिया, आर का हमने यहाँ से फॉर्मूला बना लिया। अच्छा, इस फॉर्मूला को हम और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, अगर मैं इस 2 को नीचे ले आता हूँ, तो इस 2 को अगर मैं नीचे ले आता हूँ तो mv²/2 बनेगा, जो कि बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से जो R0 है, ये R0 प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, Z/E, जहाँ Z जो है वो क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, और E का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये E जो है वो कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये किस लिए यूज लिए जाते हैं, या रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग मॉडल है वो न्यूक्लियस के जो साइज है उसको पता लगाने के लिए इसका जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है ना। बहुत सारे और भी मॉडल्स आए, तो उनमें से एक मॉडल है रदरफोर्ड का मॉडल, और ये एक एक्सपेरिमेंट है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसमें आपको ये दोनों याद रखने हैं। और यहाँ से R0 का जो रिलेशन बन रहा है Z/E का, ये आपको याद रखना है। N का जो रिलेशन है Z²/K² sin पावर 4 θ/2, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज़, अगर एंगल ऑफ स्कैटरिंग लार्ज होगा, मतलब थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो न्यूक्लियस जो है वो छोटा होगा, है ना। न्यूक्लियस छोटा होगा मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड जो होंगे वो कम होंगे, और पास हो जाएंगे, यानी कि डेंस, तो वो डेंस होगा। अब जो हमने रदरफोर्ड मॉडल एटम जो हम बात कर रहे हैं, उसके पोस्टुलेट्स क्या क्या होता है, तो उसके पोस्टुलेट में आता है, या एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद ये दिखता है कि एटम जो है उसका जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है। एटम का साइज का मतलब है उसका डायमीटर, तो उसका जो साइज है 10⁻⁻10 मीटर का होता है। न्यूक्लियस का जो साइज है, एटम के अंदर एक छोटी सी कोर जिसका जो साइज है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। कितना साइज होता है, 10⁻⁻15 मीटर। एटम का जो साइज है वो है 10⁻⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर का है। और पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस के अंदर वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसका मास है वो पॉजिटिव हो गया। मास भी, जो प्रोटॉन का मास है वो हो गया, और उसके चारों तरफ खाली स्पेस है। न्यूक्लियस जो है और एटम, उसके बीच में एक खाली स्पेस है जिसमें लगातार कौन चक्कर मार रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर मार रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल का, जो स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट, उसके ये पोस्टुलेट्स है सारे के सारे। इसकी लिमिटेशंस क्या है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से क्या नहीं निकला, तो ये एक्सपेरिमेंट जो एटम की स्टेबिलिटी है उसको नहीं बता पाया। ये जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है ये हमें क्या नहीं बता पाया, एटॉमिक मॉडल ये हमें ये नहीं बता पाया कि जो स्टेबिलिटी है एटम की वो कैसे डिफाइन करते हैं, या स्टेबिलिटी को ये अचीव नहीं कर पाया। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, ये लाइन स्पेक्ट्रम, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है, इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया, लाइन स्पेक्ट्रम, और इसको कई जगह एनर्जी स्पेक्ट्रम भी कहेंगे। तो ये एनर्जी स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये इसके लिमिटेशंस है, और इसको आप ड्रॉबैक भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, इसको ड्रॉबैक भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको ये चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ पर मार्क की हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास मॉडल आया वो आया बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ने क्या किया, बोहर मॉडल ने रदरफोर्ड के जो मॉडल के एटम्स के पोस्टुलेट्स थे वो तो थे ही थे, उसके ऊपर कुछ पोस्टुलेट्स और ऐड कर दिए। तो उनमें से कुछ पोस्टुलेट्स जैसे है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, NH कट के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH कट, है ना, वो क्वांटाइज्ड होता है। तो पहला जो पोस्टुलेट आया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। परमिटेड मतलब जिनकी हमें परमिशन मिली हुई है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ परमिटेड ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है n किसका, h/2π का या h कट का, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये n जो है ये क्या है, इंटीजर है। n जो है ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, h/2π का, और ये परमिटेड ऑर्बिट में ही चारों तरफ क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। तो ये तो हो गया पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते जब ये परमिटेड ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जिन परमिटेड ऑर्बिट्स के अंदर ये रिवॉल्व करते हैं वहां उनके अंदर अपनी एनर्जी को ये रेडिएट नहीं करते, ठीक है। और ये जो परमिटेड ऑर्बिट्स होते हैं ये स्टेशनरी होते हैं, स्टेशनरी और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स होते हैं।
ये जो परमिटेड ऑर्बिट्स होते हैं ये स्टेशनरी और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता और ये अपनी जगह पर स्टेशनरी रहते हैं, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं वो भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। एनर्जी केवल और केवल तभी रेडिएट होती है जब एक इलेक्ट्रॉन एक परमिटेड ऑर्बिट से दूसरे परमिटेड ऑर्बिट में जंप करता है। एनर्जी केवल और केवल तभी रेडिएट होती है जब एक इलेक्ट्रॉन एक परमिटेड ऑर्बिट से दूसरे परमिटेड ऑर्बिट के अंदर जंप करता है, तभी एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होती है। ठीक है, तभी एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होती है। एनर्जी का जो ट्रांजिशन है, यदि आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएंगे तो उसको हम कहेंगे एमिशन, उसको हम क्या कहेंगे, एमिशन। और अगर इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएंगे तो वहां पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। आउटर से और इनर ऑर्बिट में आएंगे तो एनर्जी का एमिशन होगा, और इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएंगे तो एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर है, और इसको हम बोलते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ई एन माइनस ई एम इक्वल्स टू एच न्यू, जो कि एनर्जी का डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं, बोहर्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, बोहर्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, जहां पर न्यू जो है वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, जहां ये जो न्यू है, न्यू, ये न्यू क्या है, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। ये जो न्यू लिखा हुआ है, ये न्यू लिखा हुआ है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोहर्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। अब होने को तो ये बहुत सिंपल है, पर होगा कब, जब हमने पहले पढ़ा हुआ होगा या इस बारे में हमें पता होगा। तो ये जो लेक्चर्स लिए जा रहे हैं, इनका जो कह लीजिए ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि लास्ट टाइम पर आप चीज़ें स्किप ना करें, लास्ट टाइम तक भी आपको चीज़ें याद रहें। ये एनर्जी मॉडल यहाँ पर बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारा अभी मैं एनर्जी को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर होंगी। अब जो हमारे पास ये बोहर्स मॉडल था और जो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी, तो और रदरफोर्ड का जो मॉडल पढ़ा, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे कि हम आर की वैल्यू निकालते हैं, है ना। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू निकालते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं। तो डेरिवेशन साइड में मैं नहीं जाऊँगा, जो चीज़ें आपको काम आने वाली होती है एग्जाम में वो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, जो आपको इस चैप्टर के लिए पता होने चाहिए, जैसे कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट का एक फार्मूला आता है। तो वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट का जो फार्मूला आता है वो क्या है, 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड, है ना। ये जो मॉडल है ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही काम करेंगे। ये जो फार्मूला है ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए काम करेंगे, हर तरह के एटम के लिए काम नहीं करेंगे। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक का मतलब जिनकी जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन जैसी बन जाती है। n का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, z का मतलब हो गया उसका जो एटॉमिक नंबर है वो। यदि मान लो कि आपको बोला जाए हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर H2 के लिए z हो जाएगा 1, और आपको बोल दिया जाए फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो उस केस में जो रेडियस है वो हो जाएगी 0.53। आपको बोल दिया जाए हाइड्रोजन ऑर्बिट के लिए ही सेकेंड ऑर्बिट में बताओ, तो उस केस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, z की वैल्यू तो 1 ही रहनी है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू एलिमेंट ये चीज़ें क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, पर यहाँ ध्यान ये रखना है कि हाइड्रोजन लाइक एटम ही होना चाहिए। अच्छा, दूसरा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बनता है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला है वो ये लिखा हुआ है 2.2 × 10⁻6 × z/n। इसको आप ऐसा भी देख सकते हो, कई जगह आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा C/137 और इंटू z/n, C/137 इंटू z/n। आपसे कई बार हो सकता है ग्राफ पूछ लिया जाए किस किस में, आपसे ग्राफ पूछ लिया जाए v और n के बीच में। तो v और n एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो ग्राफ जो आएगा वो हाइपरबोलिक आएगा। इसी तरह से rn और z के बीच में जो ग्राफ आएगा हाइपरबोलिक आएगा। rn और n स्क्वायर के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, rn और n स्क्वायर के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये ग्राफ भी पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान रखना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला जो यहाँ से बनता है वो बनता है -13.6 इंटू z² n²। हालांकि इसकी जगह RCH भी लिखा हो सकता है। R का मतलब होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, C का मतलब होता है
लाइट की स्पीड h का मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके 13.6 लिख दिया ताकि लंबी कैलकुलेशन से जा सके। खैर ये जो 3 फॉर्मूला है आपके सबसे ज़्यादा काम आते हैं, तो इनको आपको याद रखना जरूरी है। Rn इज इक्वल्स टू 0.539 या 0.529 होता है, तो 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। V इक्वल्स टू C अपॉन 137 या 2.2 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन, और E इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ध्यान रहे रेडियस में एन स्क्वायर अपॉन जेड है, और एनर्जी जो है उसमें क्या आएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एनर्जी के रिलेशन क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है। जो यहाँ E जो है वो क्या है, वो टोटल एनर्जी है। E जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल एनर्जी है उसका 2 टाइम्स होती है। ये रिलेशन आप याद रखेंगे। जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी उसका 2 टाइम्स होती है। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि के ई अपॉन ई बताओ, तो के ई अपॉन ई कितना आएगा, -1। आपसे पूछा जाए के ई अपॉन पी ई बताओ, के ई अपॉन क्या बताओ, पी ई, तो के ई की वैल्यू ई और पी ई की वैल्यू 2e, तो ये आ जाएगा -1/2, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अगर मैं जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखूं किसका, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है काइनेटिक एनर्जी का 12mv², तो वो v की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखा हुआ है, उससे लिखा हुआ है, तो इतना कोई नहीं पूछेगा। तो ये जनरलाइज इनके एक्सप्रेशन है, ये आपको याद रखना है। 1, 2, 3 और 4। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रिक्वेंसी कहाँ से बनेगी, टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2πr अपॉन वेलोसिटी, उसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगी, फ्रिक्वेंसी। इसी तरह से आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस L इक्वल्स टू NH कट था, तो उसका जो डिफरेंस है वो भी किसके बराबर होगा, H कट के बराबर होगा। तो H कट कितना हो गया, H अपॉन 2π। तो एंगुलर मोमेंटम का ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। की रिजल्ट्स जो आपको याद रखने जरूरी है, Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन जेड होता है। अगर हाइड्रोजन है तो उसके लिए n स्क्वायर, Vn प्रोपोर्शनल टू n और En प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। ये केवल किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ये किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि उसका Z1 है। अगर दूसरा कुछ एटम है तो उसके लिए फिर यहाँ पर आपको Z भी लाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज होगी। हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट है यानी कि n इक्वल्स टू 1, उसमें जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। लार्जेस्ट रेडियस कहाँ पर होगी, जहाँ पर n की वैल्यू हाईएस्ट होगी। और मोस्ट नेगेटिव एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा होगी। ये हमें पता है अब बहुत अच्छे से कि नेगेटिव एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है। अब उसके बाद एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हम 5 तरह की सीरीज पढ़ते हैं। 5 तरह की सीरीज कौन कौन सी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज। इसमें लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। तो यहाँ से जो जंप लगा के इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, तो एनर्जी जो रेडिएट हो रही है, तो वो एनर्जी का जो रेडिएशन है वो बहुत ही छोटी छोटी लाइंस के फॉर्म में हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, लाइन स्पेक्ट्रम। तो जब n की वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट हो रही है तो इस सीरीज बनेगी लाइमन सीरीज। n की वैल्यू जब 2 से स्टार्ट हो रही है तो वो सीरीज बनेगी बामर सीरीज। n की वैल्यू जब 3 से स्टार्ट हो रही है तो वो बनेगी पाश्चन सीरीज। n की वैल्यू जब 4 से स्टार्ट हो रही है तो वो बनेगी ब्रैकेट सीरीज। n की वैल्यू जब 5 से स्टार्ट हो रही है तो वो बनेगी पी फंड सीरीज। तो आपसे ये पूछा जाता है कि इनकी इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है, या लोएस्ट वैल्यू क्या है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा हायर लेवल से लोअर लेवल पर, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा तो फोटोन एमिट होगा। क्या एमिट होगा, फोटोन। तो कौन कौन सी सीरीज, जैसे कि लेवल n1 से लेकर और n2 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, तो पहली चीज तो आपसे इसमें ये पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है n-n1 n2 इंटू n1 n2 प्लस 1, n1 n2 इंटू n1 n2 प्लस 1 अपॉन 2। और यदि ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1 है ना, ग्राउंड n1 से n2 ट्रांजिशन हो रहा है और n2 की जो वैल्यू है वो 1 कर दी जाए, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है n इंटू n माइनस 1/2। इसको आप याद रखना, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछी जाती है। तो एक फॉर्मूला है n1 n2 प्लस 1 अपॉन 2, और अगर ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला बन जाता है।
5 जो स्पेक्ट्रल सीरीज मैंने आपको बताई, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड। लाइमन जो सीरीज है वो यूवी सीरीज, अल्ट्रावायलेट सीरीज होती है। यहाँ पर फॉर्मूला ये जो 1/L लैम्बडा लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। 1 लैम्बडा जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। मैं डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास इतना टाइम है नहीं, ये लास्ट मोमेंट वाले लेक्चर है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको पता होंगी कि कहाँ से आ रहा है। जिन लोगों ने रिवाइज किया हुआ है, जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, उन्हें समझ में आ रही होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको सीधा सीधा ये याद करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर इक्वल्स टू 1 लैम्बडा इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर होता है। तो इस केस में जो फाइनल है वो n2 स्क्वायर माइनस n, तो ये 1 हो गया। और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ भी हो सकती है। ये अपनी हाईएस्ट वैल्यू कब देगा? जब ये 1 से 2 में होगा। 1 से और 2 में ये अपनी हाईएस्ट वैल्यू देगा, हाईएस्ट वैल्यू। और 1 से और इनफाइनाइट में ये अपनी शॉर्टेस्ट वैल्यू देगा। ठीक है, ये कौन सी सीरीज होती है? लाइमन और अल्ट्रावायलेट यूवी रेज वाली। दूसरी है बामर सीरीज। बामर सीरीज में कहां से स्टार्ट होगा? 2 से, और कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। आर जो है इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ये विजिबल रेंज में होती है बामर सीरीज। आपसे बहुत जेनरिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी सीरीज जो है वो विजिबल रेंज में होती है, तो वो कौन सी होती है? वो होती है बामर। फिर आती है पास्चन। पास्चन कहाँ से शुरू होगी? 3 से। उसके बाद आती है ब्रैकेट। ब्रैकेट कहाँ से शुरू होगी? 4 से। फिर उसके बाद आती है पीफंड। पीफंड कहाँ से शुरू होगी? 5 से। लाइमन किस में है? यूवी में। बामर किस में? विजिबल में। पास्चन इंफ्रारेड में। ब्रैकेट इंफ्रारेड में। और पी फंड भी जो है वो इंफ्रारेड में। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइमन जो अल्ट्रावायलेट में, ठीक है, बामर विजिबल में। विजिबल का जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो वेवलेंथ है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से। 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से और 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक जा रहा है विजिबल में। इस चीज को, छोटी छोटी बातें हैं जो ये याद रखना। 4000 से 7000। उसके अलावा पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सारे के सारे इंफ्रारेड में। इंफ्रारेड में भी अब 2 तरह के होते हैं, फार और नियर। तो इंफ्रारेड में नियर इंफ्रारेड कौन सा है? पास्चन। तो पास्चन जो है वो नियर इंफ्रारेड है। और ब्रैकेट और पी फंड, ब्रैकेट और पी फंड ये कौन से? फार इंफ्रारेड। ब्रैकेट और पी फंड ये कौन से? फार इंफ्रारेड। और जो विजिबल की जो रेंज आ रही है हमारे पास वो आ रही है 4000 से 7000 तक की। कौन सी रेंज आ रही है? 4000 से और 7000 तक की रेंज आ रही है। पी फंड 5 से स्टार्ट होगा। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? 1 लैम्बडा आर जेड स्क्वायर, ये हाइड्रोजन के लिए, और अगर उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं तो जेड की वैल्यू बदलेगी। NF फाइनल माइनस इनिशियल स्क्वायर। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1.097 इंटू 10 पावर 7। 1.097 इंटू 10 पावर 7 1 पर मीटर। किसमें है? पर मीटर में। और अगर इसको सेंटीमीटर में करोगे तो यहाँ 10 पावर 9 आ जाएगा। अगर ये मीटर में है तो ये 7 है। पर मीटर है, ध्यान रखना, पर मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो फिर यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो डेल्टा ई बराबर होता है एच न्यू, तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा ई अपॉन एच। ठीक है, और डेल्टा ई का फॉर्मूला ये हमारे पास सही। फिर एक टर्म आता है आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट। ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए, ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी नाम देते हैं। और जो पोटेंशियल लगता है उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट है वो कितनी है? -13.6। उसको कहाँ तक ले जाना है? इनफाइनाइट तक ले जाना है। तो इनफाइनाइट पर कितनी हो जाएगी? 0। तो 0 माइनस 13.6 करोगे तो आंसर कितना आएगा? प्लस का 13.6। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो गई हाइड्रोजन के लिए? प्लस का 13.6। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको माइनस भी मिलेगा, पर कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? ग्राउंड से और इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वाली तो कितनी हो गई? 0 हो गई। उसमें से माइनस करनी है ग्राउंड की, तो ग्राउंड की पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसी तरह से आप क्या निकाल लेंगे? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में E इक्वल्स टू E इंटू वी। ई से ई कटेगा तो पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। ई से ई कटेगा तो पोटेंशियल आ जाएगा। और इन जनरल अगर हमें निकालना है किसी दूसरे एटम के लिए, किसी दूसरे एलिमेंट के लिए, तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। टोटल एनर्जी जो होगी बाउंड सिस्टम की वो हमेशा नेगेटिव होगी, है ना, वो हमने देखा। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा लेस देन 0 होगी। और जो टोटल एनर्जी है, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, वो किसके बराबर होगा? बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगा। मॉड ऑफ टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगा? बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगा।
अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपकी थ्योरी थोड़ी बहुत और क्लियर हो जाएगी। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम, इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल n टू n-1, n टू कहां तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है, ठीक है। इफ n इज ग्रेटर देन 1 द एमिटेड फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, एमिटेड फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगी। हमने ये पढ़ा है कि En जो है वो किसके इक्वल होता है, -13.6। हाइड्रोजन लाइक एटम है तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, तो एक मिनट रुको। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या हो जाएगा, Z2/n² होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो कहां से कहां हो रहा है, En से, और En-1 तक हो रहा है। En से कहां तक हो रहा है, En-1 तक हमारे पास एनर्जी का जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो एमिटेड फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये क्या हो गया, ये किसके बराबर है, h न्यू के बराबर है। ये किसके बराबर है, h न्यू के बराबर। तो हमें पूछा है न्यू की वैल्यू क्या होगी, तो न्यू किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा En, और En-1 और अपॉन ये क्या हो जाएगा, h, अपॉन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर अब वैल्यूज रखनी है, आंसर निकालना है, तो यहाँ पर वैल्यू रखो। तो वैल्यू रखोगे तो क्या रखा जाएगा, 13.6 को आप बाहर निकाल लो, 13.6 को आपने बाहर निकाला, यहाँ पर क्या बनेगा, ये h भी बाहर निकाल लो, ये 1/h लिखा हुआ है ना, तो ये h को आपने निकाल लिया बाहर, तो ये हो गया 1/ कितना हो गया, n², 1/n-1², ये प्लस ले लो, तो ये n-1² फाइनल हो गया ना, और ये क्या हो गया 1/n²। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 13.6/h कांस्टेंट मान लो इसको, और एलसीएम जो है वो कितना आ गया, एलसीएम आ गया n², ये आ गया n-1²। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा n², और यहाँ पर कितना आएगा, n-1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनल बताना है। तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा n² माइनस, इस स्क्वायर को ओपन करो, तो n² -1 प्लस कितना हो जाएगा, 2n, अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n², ये हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से n² क्या होगा, कटेगा, है ना, n² से n² क्या होगा, कट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया डेल्टा E इज इक्वल्स टू k, और ये कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास 2n-1, 2n-1, हाँ 2n-1 अपॉन n² और n-1 का होल स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास 2n-1, और डेल्टा E तो हटा लेना, न्यू की बात कर रहे हैं हम, न्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यू की। तो ये हमारे पास रह गया। अब हमें यहाँ पर दिया है n इज ग्रेटर देन 1, तो अगर मैं यहाँ से n को कॉमन निकाल लेता हूँ, n को मैं बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 - 1/n, 2 - 1/n, और n ग्रेटर देन 1 है, तो 1 ग्रेटर देन क्या होगा, 1/n होगा, तो 1 ग्रेटर देन 1/n होगा, और तो इसका मतलब ये 1/n जो है उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ से बाहर क्या निकाल लेंगे, हम n बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा k, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2n, क्योंकि ये 1/n हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ n⁴ n² बाहर निकालेंगे ना, तो ये बच जाएगा 1/n और स्क्वायर, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे 0 के बराबर, तो ये हमारे पास एक n से n कटेगा, तो न्यू जो है वो 2k/n³ बच जाएगा। तो यहाँ से जो न्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/n³ के प्रोपोर्शनल हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n = 4, ग्राउंड स्टेट से कहा जा रहा है n = 4, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बतानी है। तो ग्राउंड स्टेट वाली कंडीशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या, n × n-1/2, तो 4 × 4 - 1/2, तो कितना हो गया, 4 × 3/2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट बामर लाइन ऑफ हाइड्रोजन इज 6561 आर्मस्ट्रॉन्ग, 6561 आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट बामर लाइन है। फर्स्ट बामर लाइन यानी कि n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू 3 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ = r
1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है 6561 इक्वल्स टू आर। फर्स्ट बामर लाइन यानी कि n1 की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 9 माइनस 4, 9 चौक 36 और 5, तो ये बनेगा 5r/36। ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकंड बामर लाइन? सेकंड बामर लाइन का मतलब है कि n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू कितनी हो जाए 4, 16। तो सेकंड के लिए हमारे पास 1/λ इक्वल्स टू r, ये हो जाए 4 माइनस 1/16। तो 1/λ इक्वल्स टू r, ये हो गया 64, 16 चौक 64 या 16 एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो 3r/16। यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाली है, तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ। आफ्टर सॉल्विंग, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, तो मैंने किया हुआ है, आप कर लेना भाई। तो इन दोनों को आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1215 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आंसर आएगा 1215 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 4 से 3। 4 से 3 में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 3? लाइमन, बामर और पाश्चन। तो कौन सी सीरीज हो गई? पाश्चन हो गई, क्योंकि n2 जो है उसकी वैल्यू 4 हो गई और n1 की वैल्यू 3 हो गई। तो ये किसके लिए? पाश्चन के लिए। तो प्रोड्यूसेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विच ट्रांजिशन विल प्रोड्यूस इंफ्रारेड रेडिएशन? इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो बनेगा कब? तो इंफ्रारेड देखो, जो हमारे पास सीरीज होती है लाइमन, लाइमन जो सीरीज होती है उसके अंदर हमारे पास बनती है यूवी। फिर आती है हमारे पास बामर, बामर के पास हमारे पास होती है कौन सी? विजिबल। तो ये कहां से स्टार्ट होती है? ये होती है 1 से। एन आई की वैल्यू इसमें 1, इसमें एन आई की वैल्यू 2। फिर हमारे पास होती है पाश्चन। तो पाश्चन के लिए एन आई की वैल्यू 3 होती है और यहीं से हमारे पास क्या बनती है? इंफ्रारेड बनती है IR। तो 3 तो वैल्यू आनी जरूरी है, यानी कि एन आई इनिशियल वैल्यू 3 होना जरूरी है। तो इनिशियल वैल्यू 3 कहां से होगी? देखो पहले में तो होगा नहीं, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 5 to 3 हो जाएगा। तो आपको ये पूछा है कि विच ट्रांजिशन विल प्रोड्यूस इंफ्रारेड, तो कौन सा प्रोड्यूस करेगा? 5 से 3 प्रोड्यूस करेगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है सम एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल आर शोन इन डायग्राम, फाइंड रेशो λ1/λ2। λ1 और λ2 का रेशो बताना है हमें। तो कैसे बताएंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। पर क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा? तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी का ट्रांजिशन है। तो यहाँ तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? हमें यहाँ ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि डेल्टा E इक्वल्स टू hc/λ। तो लैम्बडा इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? hc/ΔE, है ना। तो डेल्टा E का ट्रांसफर हमें कराना है। तो यानी कि अगर मैं λ1/λ2 निकालना चाहता हूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये डेल्टा E2/डेल्टा E1 के बराबर हो जाएगा। डेल्टा E2/डेल्टा E1 के बराबर हो जाएगा। डेल्टा E2 कहां से कहां हो गया? तो डेल्टा E2 जो है वो ये 2 का ट्रांजिशन हो गया। तो ये कहां से हो रहा है? ये हो रहा है 4/3 से और E में, है ना। तो ये ट्रांजिशन कौन सा हो गया? ये 4/3E माइनस E। और इसी तरह से ये जो ट्रांजिशन है कहां से कहां हो गया? ये 2E माइनस E हो गया। 2E माइनस E ये ट्रांजिशन हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/3, है ना। एलसीएम ले लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। नेक्स्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन Li2+, हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल्स टू 1 टू द थर्ड ऑर्बिट। तो डेल्टा E का जो फॉर्मूला है 13.6 Z², 1/, कहां से लेके जा रहे हैं? 1 से। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर है भाई, 12 नहीं है। और Li के लिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम Z की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 13.6 और ये 3 का स्क्वायर। यहां पर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/9।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, इन बोहर्स मॉडल लेट आर एंड वी एंड ई रिप्रेजेंट रेडियस, स्पीड एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 ये होता है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं VR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 ये तो कांस्टेंट हो गया पूरा, ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो विच क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू n, तो VR जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, n के प्रोपोर्शनल हो गया। तो VR जो है किसके प्रोपोर्शनल हो गया, n के प्रोपोर्शनल हो गया। अगला, द रेशो ऑफ काइनेटिक, ये तो मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी अपॉन E इक्वल्स टू कितना -1 बताया था ना। फिर नेक्स्ट पूछा है, इन अ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मास इज डबल्ड, द एनर्जी E0 एंड रेडियस R0 ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विल बी। रिलेशन यहां पर आपको पता होना चाहिए। तो R0 का जो मास के साथ रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और एनर्जी का रिलेशन जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। हमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया जाए तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगी। तो इनिशियली R0 ये 2 अपॉन R1 कर लेते हैं अपन, और ये हो जाएगा कितना M1 अपॉन M2। तो यहाँ से ये R2 जो है वो R1 अपॉन 2 हो जाएगा, और R1 यदि R0 इक्वल्स टू A0 है तो ये R जो है वो हो जाएगा A0/2। और इसी तरह से एनर्जी जो है वो डबल हो जाएगी, एनर्जी डबल हो जाएगी, यानी कि E0 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ -13.6। फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही है तो इसका 2 टाइम्स कर दो तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो आई होप जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, जितनी भी थ्योरी बताई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और इस चैप्टर से जो फॉर्मूला आपको बताए हैं, जो क्वेश्चंस बताए हैं वो कर लेना। अगर पहले कुछ नहीं किया हुआ है तो, अगर कुछ नहीं किया हुआ है तो ये कर लेना, काम आ जाएगा, और हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भिड़ भी जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।